माताजी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनित ज्योतिष के एस्ट्रोटॉक सीरीज में मैं किशोर नाथ आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर के आया हूं एक जानी पहचानी चीज जो आप सब जानते होंगे, जिसके बारे में आप सबकी जानने की प्रबल इच्छा रहती है। काल सर्प योग। काल सर्प योग होता क्या है, इसके बारे में मैं विस्तार से उसका साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक तरीके से उसका आज मैं विश्लेषण करने वाला हूँ। साइंटिफिक तरीके से इसलिए क्योंकि इसके पीछे जो साइंस है वो भी मैं आपको आज बतलाऊंगा, और इसकी क्या क्या स्थितियां बनती हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है जो अरिष्टकर होती हैं, तो उसकी क्या शांति होती है वो भी मैं बतलाऊंगा। काल सर्प योग जो होता है वो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, और फायदेमंद होगा। किस परिस्थिति में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, किस परिस्थिति में वो अरिष्टकर हो जाएगा, यही बात मैं अभी आपको डिटेल से बतलाऊंगा, जो आप बिल्कुल बिना ज्योतिष को जाने, आपको ज्योतिष के लिए उसके लिए ज्योतिष की एबीसी नहीं जाननी होगी, केवल मेरा ये वीडियो देखना होगा। और अगर आप ये जान लेते हैं तो आप सॉफ्टवेयर से निकाली हुई कुंडली से भी अपने काल सर्प दोष को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली के अंदर में काल सर्प दोष का अरिष्ट वाला पोर्शन आता है तो उसकी शांति के जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बतलाऊंगा। और साथ ही आपको मैं बोलूंगा कि मेरा ये वीडियो आप लोग अगर देख रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लग ही रहा होगा, लगता है, और इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहें। और आज मैं आपको बतलाता हूं कि काल सर्प योग होता क्या है। थोड़ी सी जानकारी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राहु और केतु ये दोनों जो हैं छाया ग्रह हैं। इन दोनों ग्रह के बीच में कभी कभी ऐसा होता है, जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति, ग्रह हमेशा रोटेशन और रिवॉल्यूशन करते रहते हैं, घूर्णन और परिभ्रमण, अपने अक्ष पे घूमना और चारों तरफ घूमना। तो इस कारण से क्या होता है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि सभी ग्रह एक सीध में आ जाते हैं और राहु और केतु के अंदर आ जाते हैं। यानी कि एक लाइन पे राहु रहेंगे और दूसरे पे केतु। राहु और केतु के साइड में सभी ग्रह को आ जाने को ही काल सर्प योग कहा जाता है। अब ये काल सर्प योग होता कैसे है, कितने प्रकार का होता है, तो सीधी सी बात है, अगर लग्न में राहु, सेकंड हाउस में राहु, थर्ड हाउस में राहु, इस तरीके से अगर हम करते हैं तो 12 प्रकार का योग बनता है। फिर ये देखना होता है कि पहले भाव में कौन सी राशि है, दूसरे भाव में कौन सी राशि है, और अगर इस तरीके से करते हैं तो 12 गुना 12 यानी कि कुल 144 प्रकार का कालसर्प योग बनता है। और हम तो देखते हैं कि हाँ, हमारी कुंडली में कालसर्प योग है, डर गए, किसी से दिखाया, उसने बुरी तरीके से डरा दिया कि कालसर्प योग है, तो आदमी डर जाता है। काल सर्प योग का नाम सुनते के साथ ही सिहरन से पैदा हो जाती है कि बाप रे, बहुत भयानक योग है। मैं आपको इसको एपिसोड में अच्छी तरीके से बताने वाला हूं कि काल सर्प योग क्या है। अगर काल सर्प योग आपकी कुंडली के अंदर है तो आप बिलियनियर भी बन सकते हैं, बहुत बड़े राजनेता बन सकते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं, और आपकी किस्मत चमक सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी किसी परिस्थितिवश जो 144 प्रकार का जो कालसर्प योग है उसमें कोई कोई परिस्थिति ऐसी बनती है जो मारक होती है, अरिष्टकर होती है। बस हमें वही पहचानना है। वो पहचानना भी काफ़ी आसान है। अगर आप ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लेंगे तो अच्छे तरीके से अगर आपने ये देख लिया तो आपको ज्योतिष पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी ज्योतिष की आप किताब पढ़ें, केवल ये वीडियो देखें, अपनी पत्री निकालें, हॉरोस्कोप निकाल लें कंप्यूटर से, और आप देखेंगे कि आपको अपने काल सर्प योग के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई है। तो आइए अब देखते हैं कि काल सर्प योग आखिर होता क्या है, कुंडली में कैसे निकालें। काल सर्प योग दो टाइप के होते हैं। पहला होता है उदित गोलार्ध काल सर्प योग, और दूसरा होता है अनुदित गोलार्ध काल सर्प योग। अब ये जो मैंने एक बनाया हुआ है, देख रहे होंगे कि राहु और केतु के बीच में इधर येलो पोर्शन है और इधर वाइट है। इसमें राहु और केतु के में इधर येलो है और इधर वाइट है। इसका मतलब ये हो गया कि जिधर येलो किया हुआ है राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह यहीं पर हैं और ये पोर्शन खाली है। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं तो ये कालसर्प योग बना। तो आप देख रहे हैं राहु और केतु के बीच में इधर सारे ग्रह बैठे हुए हैं, ये पोर्शन खाली है। इसमें आप देख रहे हैं कि राहु और केतु के बीच में इधर खाली है और इधर भरा हुआ है। अब इसमें किस परिस्थिति में क्या कौन सा कालसर्प योग बनेगा, पहला देखिए। राहु और केतु के बीच में राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, रिवर्स चलते हैं, उल्टा चलते हैं, रेट्रोगेट होते हैं। तो राहु जनरली नॉर्मल जो दिशा होती है वो ऐसे होती है, कोई भी जो ग्रह जो दृष्टि देता है वो ऐसे देता है, लेकिन राहु हमेशा बकरी चलते हैं, यानी कि पीछे की तरफ देखेंगे। तो पीछे देखेंगे तो राहु और केतु के बीच में इनका प्रभाव जो होगा वो इधर ज़्यादा होगा।
यानी कि इस जितने भी ये ग्रह हैं इन पर राहु का प्रभाव ज़्यादा होगा। इसको आप साइंस से जानिए कि जब कोई ग्रह, जब कोई चीज़ किसी दूसरे चीज़ के नज़दीक में रहती है तो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। बस इससे समझ लीजिए, नॉर्मल फिजिक्स है कि जब कोई दो चीज़ आपस में नज़दीक में रहेगी तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण का बल होता है, वो ज़्यादा रहता है, और जब दूर रहती है तो वो कम होती है। अब इसमें देखिए राहु की दृष्टि इधर पड़ रही है तो राहु का जो बलाबल होगा वो इधर ज़्यादा होगा और इधर कम होगा। इधर ज़्यादा होगा, इधर ही सारे ग्रह बैठे हुए हैं, यानी कि वो सभी ग्रह राहु से अफेक्टेड हो गए। इसको बोला जाता है उदित गोलार्ध काल सर्प योग। और ये काल सर्प योग जो होता है वो जन्म से ही प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार की कंडीशन में होती ये है कि बच्चे के अगर हुआ तो उसको चोट चपेट, दुर्घटना या बीमार रहना, इस तरीके की बातें, और बड़े होने पर खासकर विवाह में विलम्ब करवाता है, और 40 से 45 के बाद किसी न किसी प्रकार का कुछ समस्या पैदा कर सकता है। उसमें भी देखना पड़ेगा, वो मैं अभी आगे बतलाऊंगा कि राहु की पोजीशन क्या है। राहु अगर मित्र के घर में है और अच्छा है, खुद भी अच्छा है, मित्र के साथ है, मित्र यानी कि अगर वो तुला में है यानी कि 7 नंबर में है, या फिर वो 10 नंबर में है, 11 नंबर में है, तो राहु अच्छा माना जाता है। तो राहु अगर खुद ही अच्छा है तो वो आपके जीवन में क्रांति ला देगा, बहुत अच्छा अकस्मात फल देने में राहु का सबसे बड़ा योगदान होता है। जीवन में आदमी को जो भी कुछ अकस्मात मिलता है, कभी किसी को अकस्मात नौकरी मिल जाती है, कभी किसी को अकस्मात धन मिल जाता है, कभी किसी को अकस्मात प्रसिद्धि मिल जाती है, इन सब में राहु का ही रोल रहता है। आपने देखा होगा कि अचानक बहुतों रातों रात स्टार बन जाते हैं, तो उसके पीछे जो है वो राहु है। राहु क्या करता है, अकस्मात फल देने में सबसे आगे रहते हैं। तो राहु अगर आपका अच्छा है, काल सर्प योग बना हुआ है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा अधिक फल देंगे। सेकंड है अनुदित गोलार्ध काल सर्प योग। अब इसमें देखिए मैंने जस्ट उल्टा बनाया है, राहु क्या तो यहाँ पे है और सारे ग्रह यहाँ बैठे हैं। अब राहु चूंकि हमेशा चलता है तो उल्टा ही है, तो ये इधर चलेगा। इधर क्या है, यहाँ ग्रह नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, तो यानी कि इन ग्रहों पर राहु का डायरेक्ट प्रभाव नहीं है। अब इससे क्या हो गया कि ये वाला जो योग बना ये उससे कम प्रभावी हो गया। कम प्रभावी होने से ये हो गया कि ये योग तो है, काल सर्प योग है आपकी कुंडली में, लेकिन प्रभावी बाद में होगा, बचपन में प्रभावी नहीं होगा। अब इन दोनों को अगर हम वो करें तो ये थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका प्रभाव ज़्यादा होता है और इसका प्रभाव कम होता है। अब हम बात करते हैं काल सर्प योग के टाइप की। वैसे तो 144 टाइप के होते हैं, लेकिन हम मिनिमम 12 की ही बातें करें। अब ये देखिए लग्न कुंडली बना रखी है, अगर इसमें राहु 1 नंबर में अगर राहु है तो केतु यहाँ बैठेंगे, और अगर राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह या इधर आ जाएं या इधर आ जाएं तो उसको क्या बोला जाएगा, अनंत काल सर्प योग। ठीक उसी तरीके से 2 नंबर में अगर राहु बैठे, ये सेकंड हाउस है, राहु यहाँ पर और केतु यहाँ पर, तो इस पोजीशन को बोला जाता है कुलिक काल सर्प योग। तीसरी स्थिति हो गई यहाँ पे, अगर यहाँ पे राहु है तो केतु यहाँ बैठेंगे, इसका हो गया बासुकी काल सर्प योग। चौथा हो गया शंखपाल, अगर यहाँ पे राहु है 4th हाउस में तो 10th हाउस में केतु, ये हो गया शंखपाल। 5th में हो गया पद्मकाल, अगर 5वें हाउस में राहु बैठा हो और 11th में केतु बैठा हो तो इसको बोला जाएगा पद्म काल सर्प योग। 6th, अगर राहु यहाँ बैठे हों 6ठे में और केतु बैठ गया फिर 7th में, एक बिल्कुल अपने से सप्तम में, तो ये हो गया आपको महापद्म काल सर्प योग। अब 7th हाउस में, अब यहाँ देखिए 7th हाउस में अगर राहु बैठे और तब केतु यहाँ बैठेंगे तो इसको बोला जाएगा तक्षक काल सर्प योग। 8वां है कर्कोटक, ये थोड़ा सा अरिष्टकर ज़्यादा होता है, ये मैं आपको बता दूं। अगर कर्कोटक काल सर्प योग है और साथ ही साथ राहु खराब है, खराब ग्रह से पीड़ित है या शत्रु के साथ है, तो वो
अरिष्टकर योग बनाता है, उसके बारे में भी अभी मैं इसके बाद बतलाता हूँ। अगर राहु अष्टम में है तो केतु बैठेंगे सेकंड हाउस में। ये हो गया कर्कोटक। ये कालसर्प योग थोड़ा सा वो होता है, जीवन पर भी भारी होता है। अगर कर्कोटक कालसर्प योग है तो, खासकर राहु भी अगर खराब है तो ये जीवन पे भारी होता है और इसमें अकस्मात किसी भी प्रकार का अरिष्ट हो सकता है। 9th होता है शंखचूड़ कालसर्प योग। अगर 9th हाउस में राहु बैठा हो और केतु तब बैठेंगे 3rd हाउस में, इसको बोला जाता है शंखचूड़ कालसर्प योग। 10th हाउस में होता है, अगर 10th हाउस में राहु बैठा हो, ये 10th हाउस का राहु राजनेता बनाता है बहुत बड़ा, तो इसको बोला जाता है पातक कालसर्प योग, पातक। 11th में अगर राहु बैठा हो तो केतु यहाँ बैठेगा पंचम में, इसको बोला जाता है विषधर कालसर्प योग। और अगर 12th हाउस में राहु हो और 6th हाउस में केतु हो तो इसको बोला जाता है शेषनाग कालसर्प योग। अब ये तो 12 टाइप का कालसर्प योग हो गया। अब बात ये आती है कि कालसर्प योग प्रभावी कब होगा। प्रभावी होने के लिए सबसे बड़ी बात अब मैं यहाँ पर बतलाता हूँ कि अगर राहु मान लिया जाए किसी भी भाव में बैठा है और राहु के साथ मान लिया जाए शनि बैठे हैं, चलो एग्जाम्पल ले लीजिए, आपकी कुंडली में कोई भी और भी ग्रह बैठ सकता है। अब अगर इन दो के अंदर राहु का अंश देखना पड़ेगा, आपको दोनों ग्रह का अंश देखना पड़ेगा। अगर दूसरा ग्रह उससे ज़्यादा बलवान है, मान लिया जाए राहु है 5 अंश पे और शनि है 20 अंश पे, तो राहु 5 अंश का मतलब ये हो गया कि 30 में से 5 घटा देंगे 25 हो जाएगा, यानी कि राहु उल्टा चलता है, ये 20। तो इस परिस्थिति में राहु ज़्यादा बलवान है। लेकिन अगर राहु रहे 0 अंश पे और शनि रहे 20 अंश पे, तो इस परिस्थिति में क्या होगा, इस परिस्थिति में ये होगा कि राहु अगर अपने साथ वाले ग्रह से कमज़ोर पड़ गया अंश में या बल में या राशि के हिसाब से, तो वो प्रभावी नहीं होगा। प्रभावी जब नहीं होगा तो कालसर्प योग का भी जो प्रभाव है, जो अरिष्ट प्रभाव है, वो कम हो जाएगा। तो आप अपने होरोस्कोप से देख सकते हैं कि कालसर्प योग तो है और साथ ही साथ राहु के साथ अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उन दोनों का बलाबल कितना है, उन दोनों का आप अंश निकाल सकते हैं कितना अंश है। दोनों अंश में अगर राहु बहुत बुरी तरीके से बलवान है, बहुत ज़्यादा अंश है, बहुत अच्छे घर में है, सब कुछ अच्छा है, तो वो ज़्यादा बलवान हो गया। ज़्यादा बलवान हो गया तो सीधी सी बात है कि कालसर्प योग का जो प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ जाएगा। इसी तरीके से एक चीज़ और है कि राहु अगर अपने मित्र के घर में है, मैंने पहले भी बताया कि कुंडली के अंदर भी ये सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, मित्र के घर में बैठा हुआ है तो वो प्रसन्न है। अगर कोई ग्रह खुद ऑलरेडी खुद हैप्पी है तो वो आपको भी हैप्पी रखेंगे। अगर कोई ग्रह खुद से खुश है, खुश कैसे होगा, अपने घर में बैठा रहे, मित्र के घर में बैठा रहे, अपना खूब पावर हो, खूब सारा अंश हो, तो वो ग्रह अपने आप को बलवान माना जाएगा। तो अगर कोई ग्रह खुद अच्छा है तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अगर कोई ग्रह खुद ही पीड़ित है, अगर राहु सूर्य के घर में बैठा है, राहु मंगल के घर में बैठा है, राहु अपने शत्रु से दृष्ट है, राहु मंगल से दृष्ट है, राहु मंगल के घर में बैठा है, अगर ये परिस्थितियां बने और कालसर्प योग भी हो और साथ ही साथ कुंडली में और भी देखा जाता है और भी कई प्रकार के अगर नेगेटिव योग हैं, तब जाकर के आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का अरिष्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो कालसर्प योग में आप अपना राहु को देखिए, क्या परिस्थिति है, वो शत्रु के साथ है या मित्र के साथ है, वो कितने अंश पर है, उसके साथ जो ग्रह है उसके साथ उसकी क्या कॉम्बिनेशन है, यानी कि उन दोनों के बीच में अंश का डिफरेंस कितना है। अगर राहु अगर अधिक अंश में है तो राहु बलवान हो जाएगा और वो ज़्यादा प्रभावी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं कालसर्प योग के बारे में। अब थोड़ा सा मैं बतलाता हूँ कि कालसर्प योग से कुछ पॉजिटिव इफेक्ट और कुछ नेगेटिव इफेक्ट मैंने बहुत सारा देखा। अभी नॉर्मल के बारे में अगर मैं आपको बतलाऊँ तो आपको शायद उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज़ के बारे में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ जिनके अंदर में कुंडली के अंदर में कालसर्प योग था। जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली में कालसर्प योग था और आप जानते ही हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका काफ़ी भाग्यवान भी थे।
सेकेंड, अब एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव काल सर्प योग के बारे में मैं बतलाता हूँ आपको। राजेश पायलट कांग्रेस के नेता थे। 25 अक्टूबर 1946 को जन्म हुआ था और 2000 ईस्वी में उनका कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई थी। और उनकी कुंडली में सेकंड हाउस में मंगल और राहु थे। अब देखिए, एक तो काल सर्प योग बना हुआ था, ऊपर से अंगारक योग भी बना हुआ था। एक तो काल सर्प योग बना हुआ था, ऊपर से अंगारक योग भी बना हुआ था, जिसकी वजह से कह सकते हैं, और साथ ही साथ इनके अलावा जीवन पर भी कुछ न कुछ इफेक्ट वाला योग बना हुआ होगा, जिसकी वजह से काल सर्प योग काफ़ी प्रभावी हो गया, दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो एक पॉजिटिव और हो गया, एक नेगेटिव। इसके साथ ही साथ कुंडलियाँ बहुत सारी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कुंडलियाँ हैं। बड़े बड़े मिलनियर बिलनियर की कुंडलियों में काल सर्प योग पाया जाता है। बस वही काल सर्प योग अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होने का कंडीशन वही है कि राहु आपका अच्छा हो। उसके बाद राहु का जो अंश है वो सामने वाले जो साथ में जो ग्रह उससे थोड़ा कम हो, राहु पर मित्र ग्रहों की दृष्टि हो, और अगर कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार का पंच महापुरुष योग बन जाए, राहु केतु तो हों आमने सामने, काल सर्प योग बना हुआ है, लेकिन उसके साथ ही अगर पंच महापुरुष योग भी बन जाए तो काल सर्प योग का जो नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ मिलता है सचिन तेंदुलकर की कुंडली में। उनके 5th हाउस में राहु हैं और 11th हाउस में केतु, और सारे ग्रह राहु केतु के बीच में हैं। अब जानते ही हैं कितने भाग्यवान हैं, और काल सर्प योग ने उनको इतना बड़ा हस्ती बना रखा है। अब एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव के बारे में बतलाता हूँ, दिव्या भारती के बारे में। दिव्या भारती एक्ट्रेस, केवल 18 साल में ही लगभग उनकी 12-14 फिल्में आई, और सारी फिल्में सुपरहिट रहीं। और इतनी कम उम्र में, केवल 2 साल एक्टिंग कैरियर में उनका इतना अच्छा होना, लेकिन अचानक मृत्यु हो जाती है 18 साल की उम्र में। तो हालांकि मृत्यु जो भी होती है वो कुंडली के अंदर केवल काल सर्प योग से नहीं होती है। हाँ, काल सर्प योग या फिर कोई भी बुरा योग उसमें उसको प्रमोट करता है। किसी भी प्रकार का अरिष्ट होने के लिए बहुत सारी कंडीशन होती हैं, तभी जा कर के होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि काल सर्प योग का एक नेगेटिव इफेक्ट दिव्या भारती की कुंडली में था। और साथ ही साथ एक स्मिता पाटिल की कुंडली में भी काल सर्प योग था, और कर्कोटक काल सर्प योग था। कर्कोटक मैंने बताया भी काफ़ी ख़राब होता है, तो कर्कोटक काल सर्प योग होने से उनको जो अल्पायु रहना पड़ा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा काल सर्प योग है तो बड़ा ख़राब हो गया। बहुत बड़े बड़े जो मिलनियर बिलनियर बिजनेसमैन हैं, चाहे वो धीरू भाई अम्बानी हों, चाहे लक्ष्मी निवास मित्तल हों, चाहे वो गौतम अडानी हों, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों की कुंडली के अंदर में काल सर्प योग है, और वो काल सर्प योग अर्श से फर्श पे पहुंचाते देर भी नहीं करता। काल सर्प योग अगर है और अगर राहु अच्छा है तो वो आपको बुलंदियों पे पहुंचा देगा। तो इस प्रकार से काल सर्प योग से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। काल सर्प योग 90% में तो अच्छा ही होता है। रही बात 10%, जिस परिस्थिति में अगर किसी का काल सर्प योग गड़बड़ है, गड़बड़ का मतलब ये हो गया कि मान लिया कर्कोटक काल सर्प योग है या तक्षक काल सर्प योग है, और उसमें राहु की परिस्थिति खराब है, लग्नेश भी कमज़ोर है, अष्टमेश भी कमज़ोर है, तो उस परिस्थिति के लिए काल सर्प योग कहा जाता है ना। बीमारी अगर है तो उसका समाधान भी है। और ज्योतिष का एक बहुत बड़ा नियम है कि अगर आपने पहले से जान लिया और उसके उपाय में लग गए, तो ये भी ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाला ये सेट कर देते हैं कि इसका अगर ये अरिष्ट है, अगर ये उपाय करेगा तो उसका जो अरिष्ट है वो कम हो जाएगा। ऐसा 99% परिस्थितियों में ज़रूर होता है। इसीलिए किसी भी प्रकार का अगर दोष कुंडली के अंदर है तो उसका थोड़ा सा उपाय करें। उपाय सबसे बड़ा तो भोलेनाथ ही हैं। अब भोलेनाथ की पूजा किस परिस्थिति में कैसे करें ये मैं आपको बतला देता हूँ। काल सर्प योग का जो सबसे बड़ा काट है वो है, एक तो मैं थोड़ा टफ जो है वो बतला देता हूँ। पहला है कि त्र्यंबकेश्वर नासिक में जाकर के, भोले बाबा के मंदिर में जाकर के नाग नागिन बनवा करके विधि पूर्वक पूजा करने से काल सर्प योग कट जाता है। दूसरा, उज्जैन में महाकाल के मंदिर में नाग नागिन बनवा करके, और सोने का, चांदी का, मेटल का, कॉपर का, लोहे का, कोई सा भी हो, उसको आप विधि पूर्वक
शिवलिंग पर अर्पित करें, पूजा करें, तो काल सर्प योग की समाप्ति हो जाती है। अगर ये भी ना कर पाए, अगर मान लिया जब नहीं जा सकते हैं भाई, अब ये त्र्यंबकेश्वर जाना इतना आसान भी नहीं है, महाकाल जाना इतना आसान नहीं है, अब कुंडली के अंदर काल सर्प योग है और उससे कुछ इफेक्ट भी आ रहा है, तो उसका उपाय ये है कि आपके घर के आसपास जो भी प्रसिद्ध या फिर शिव जी का कोई भी अगर प्राण प्रतिष्ठित या फिर ये कह सकते हैं कि कोई पुराना शिवलिंग मंदिर हो, तो वहाँ पर जाएं और सोने का, चांदी का, मेटल का, कॉपर का कोई सा भी नाग नागिन बनवा लें और बेल्व पत्र से शिव जी की विधि पूर्वक पूजा करें और कुछ महामृत्युंजय जाप करवा लें। और इस तरीके से, ये सामान्य तरीका है, इतने भर कर लेने से जो काल सर्प योग का जो दोष होता है तो वो कट जाता है। अब डिपेंड ये करता है कि आप क्या करते हैं। अगर आप सक्षम हैं इमीडिएट, तो आप त्र्यंबकेश्वर जा सकते हैं, महाकाल जा सकते हैं, और भी बहुत सारे जो ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर जा कर के वही मेन करना वही पड़ेगा कि आपको नाग नागिन बना करके शिव लिंग पर अर्पित करना पड़ेगा। अगर ये आप कर लेते हैं अच्छी बात है। अगर इनकेस आप नहीं जा पाते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम वहाँ नहीं जा पाए, अब कैसे क्या होगा। आप ऐसा करें कि घर पर अपना रहें, मंदिर जाएं, मंदिर में विशेष रूप से पूजा करें। और अभी तो सावन चल रहा है, अगर किसी की भी कुंडली के अंदर में काल सर्प योग आ रहा है तो आप निश्चित रूप से कम सोमवार को मंदिर जाएं, मंदिर में जाकर के काल सर्प योग की जो शांति मैंने बतलाई है वो कर लें। और वो करने से, वैसे भी शिव जी की पूजा करने से जो भी अरिष्ट हमारी कुंडली के अंदर होता है वो सारे कटित होते हैं। और काल सर्प योग में क्योंकि सर्प का योगदान है इस कुंडली में, नाम ही है काल सर्प, तो इसमें सर्प को नाग नागिन बना करके शिवलिंग पर अर्पित करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी कुंडली के अंदर में जो भी दोष होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है कि एकदम से जीरो हो जाता है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है और यही हमारे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। तो इस तरीके से काल सर्प योग का ये डिटेल मैंने आपको बतलाया। अगर आपकी कुंडली में अगर काल सर्प योग है तो उसको आप खुद से पहचान सकते हैं। और जो मैंने उपाय बतलाए हैं, उपाय में बिल्कुल सामान्य उपाय है, कोई बड़ा उपाय है नहीं। अगर आपकी कुंडली के अंदर है तो ये आप उपाय इसी सावन में भी कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जो आप लोग देख रहे हैं उसको थोड़ा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिक तरीके से समझाने के लिए मैं हमेशा आप तैयार हूँ। हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से कैसे बतलाना है ये मैं आपको बतलाऊँगा। आप लोगों को ज्योतिष सिखाऊँगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ज्योतिष बहुत आसान चीज़ है और इससे हमें समझना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।